नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन यानी धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं आप सभी के सामने। एसएससी सीएचएसएल की आंसर की रिलीज हो चुकी है, उसके सॉल्यूशन को लेकर मिलने वाले हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का जो फेवरेट सॉल्यूशन है यानी स्मार्ट सॉल्यूशन है वो कैसे हो सकता है और कैसे हम उन सॉल्यूशंस को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में या आज के सेशन में आप लोगों को जो मिलने वाले हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 जो एग्जाम्स होता है उसका जो मेंस का पेपर था वो था 2 नवंबर को एग्जाम था। और उसमें कुछ बच्चों का दोबारा पेपर हुआ है, जो कि अभी हमारा पेपर कब हुआ है, ये जनवरी में हुआ है, 10 जनवरी को पेपर हुआ है। तो ये 2 शिफ्टों में कहें तो 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। लगभग सभी बच्चों का जो पेपर हुआ वो 2 नवंबर को हो चुका था, लेकिन कुछ 150 बच्चों के आसपास जो बच्चे हैं उनका अभी जनवरी में पेपर हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर दोनों जो पेपर हैं उन दोनों के सोल्यूशन को करने वाले हैं, दोनों के सोल्यूशन सीखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं या नहीं, एसएससी किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। तो हम उन क्वेश्चंस का स्मार्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस सेशन में आपको वो शानदार शानदार लॉजिक्स मिलेंगे, शानदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिनसे आप आंसर निकाल सकते हैं, स्मार्ट तरीके मिलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो एसएससी 2024 में एग्जाम लेगी उन सभी के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो 2024 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम या रेलवे की जो वैकेंसीज भविष्य में आ सकती हैं, उन सभी के लिए आप बिल्कुल इस सेशन को देख सकते हैं। और ये काफ़ी आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आप ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जामिनर के दिमाग में चल रहे हैं, वो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले 2 नवंबर के 30 क्वेश्चन थे, उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। देन फिर हम बात करेंगे जो 10 जनवरी को पेपर हुआ उसके सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। तो मुझे सेशन में मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा। और आप इस सेशन की सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है धर्मेंद्र सर मैथ्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों सॉल्यूशन। और सबसे पहले 2 नवंबर के सॉल्यूशन के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित डेटा के मोड की गणना करिए। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोड मतलब क्या होता है बेटा? बहुलक, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलक। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो कारावास के दिन और नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ मरीजों की संख्या। सबसे ज्यादा मरीज कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मरीज बेटा यहाँ पर है 7। और 7 किसके लिए है? 8 के लिए। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है किसके लिए? 8 के लिए। पर ये 7 नहीं होगा, 7 भी ऑप्शन में, पर आंसर क्या होगा इसका? 8। यानी ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 साल पहले एक शहर की आबादी 1,75,000 थी। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 1,75,000 2 ईयर्स अगो। आपसे कह रहा है यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, मुझसे पूछ रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या बच्चों क्या है, ये पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,75,000 पर पहले 4% फिर 5% की वृद्धि हुई है। चलिए, तो आप जानते हैं कि 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है बेटा 1/25 और 5% का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? 1/20 आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1,75,000 तो हमारे पास था शुरू में, और उसके बाद आपको देखो क्या 1/25 की वृद्धि हुई है, यानी 26/25 हमारे पास हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 21/20 हमारे पास हो गया है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सीधे सीधे कैलकुलेशन है हमारे पास। तो 500 तो ये हो गया, तो आप जरा काटोगे ना इसको तो 175 तो है ही अपने पास। अब 1000 को आप 500 से काटोगे तो केवल 2 कटेगा। क्या कटेगा बेटा? 2 कटेगा। और यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब एक एक चीज़ को ध्यान रखो कि कैसे कैसे इसका आंसर इजी कर सकते हो। आप चाहें तो डीएस लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी आप चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो बेटा डीएस की अगर मैं बात करूँ तो डीएस में आप देखोगे तो ये अगर आप एक अगर डीएस निकाल लो, देखो आप चाहो तो डीएस मत निकालो, एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर 2 निकाल लो। जैसे इसको लिखा 175 है ना जो हमारा ये, इसको हमने 25 × 7 लिखा। सुनना, कैलकुलेशन सुनना, 25 × 7, ठीक है। 2 हमारे पास है, 2 इस गरीब से उठा लिया तो ये 2 × 13 हो जाएगा, और 21 का 21 रखा हम लोगों ने। अब मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर देखो 25 और ये 2 × 2 4 हो गया हमारे पास। तो लास्ट में यहाँ पर आप देखोगे 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो सब में है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो 2 जीरो सब में, आप देखो कैलकुलेशन देखो, 7 × 3 कितना होगा बेटा? 7 × 3 21 का 1 हो जाएगा, 1 × 1। तो आंसर इन दोनों में नहीं होगा, आंसर इन दोनों में होगा। ये पहले कंफर्म कर लीजिए आप, आंसर क्या होगा बेटा? इन दोनों में होगा। अब आंसर इन दोनों में होगा तो ऐसा नंबर होगा जो कि मल्टीपल होगा किसका? 7 का और 13 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर भी 7 2 बार है, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए बेटा। सबसे बड़ी बात क्या है? तो यहाँ पर 3 भी है, तो 3 का मल्टीपल देखो, ये 3 का मल्टीपल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो देखोगे 1 और 2 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केवल इकलौता डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 1910
ठीक है, 191100, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आपकी कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं ये आपके ऊपर, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को आप मर्ज करके एक परसेंटेज निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लीजिए दोनों को, और सीधा 1,75,000 पे वैल्यू निकाल सकते, आंसर निकाल सकते हैं। आंसर वही आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% कमी कर दी जाती है। संख्या का अंतिम मूल्य पूछ रहा है, घटेगा बढ़ेगा, आपसे पूछ रहा है, बदलना मत, मतलब डजंट नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, और अब घटना है तो आपको ऑप्शन पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप दो चेंजेस की बात कर रहा है, तो पहले 25 वृद्धि प्लस 25 माइनस का 16, एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, प्लस माइनस वाला। तो पहली वृद्धि फिर कमी, अब दोनों को गुणा करोगे तो 25 गुणा 16 बटा 100 हमारे पास होता है। ये कट गया 4 बार, 4 से कट गया बेटा 4 बार, तो देखो ये 20 हो गया, तो 25 में से 20 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5% पॉजिटिव है, तो 5% क्या होगा बेटा, वृद्धि होगा, ना कि कमी। तो इंक्रीजेस बाय, ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कुर्सी और देखो क्या कह रहा है, 4 चेयर, ये समीकरण क्वेश्चन, 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट कितना, 2100 रुपये। ठीक है, और आज मैं कहीं पढ़ा रहा था, वहीं शायद सुबह क्वेश्चन भी था उसमें, ये पेपर में भी आया हुआ था। 5 चेयर 2 टी का प्राइस कितना है, 1750 रुपये, और वहाँ पर बस एक का मूल्य था, मतलब वहाँ दोनों का मूल्य था, यहाँ एक का पूछ रहा है, एक कुर्सी की लागत मूल्य, एक चेयर का पूछ रहा है। तो बेटा चेयर का पूछ रहे हो तो चेयर के लिए क्या करो, चेयर की वैल्यू को रखोगे और टेबल को सेम कर दो। तो टेबल को सेम करने के लिए क्या करोगे, ऊपर आप यहाँ पर छोटा सा काम कर लीजिए, इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो देखो ऊपर आप 2 से गुणा कर लो, ठीक है, और नीचे आप 3 से गुणा कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि आप देखिए, तो हमारी जो टेबल की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, कोफिशिएंट सेम हो तो काट दोगे। तो आप देखो 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 3 15, अब 15 में से 8 गया, 8 गया तो कितना बचेगा, 7 सी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गया, देखो गुणा किया 2 से 4200 और ये हो गया 5250, घटाओगे तो 1050 हमारे पास बचेगा। तो 7 सी बराबर 1050, तो एक सी का प्राइस कितना होगा, 1050 बटा 7 हमारे पास हो गया। तो कितना आएगा बेटा, 150 रुपये इसका, 150 रुपये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन ए। तो मुझसे चेयर का ही पूछा था, ठीक है, अगर दोनों का होता तो दोनों को ऑप्शन में रख के आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष है, 40% सदस्य क्या है, महिलाएं हैं। चलो संख्या दे दी है आपको उसने, क्या दे दी संख्या, कि अगर हम देखें तो यहाँ पर मेल सदस्य कितने हैं बेटा, मेल है 60% और फीमेल कितनी है, बची जो 40% फीमेल है। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं 3:2, यानी नंबर ऑफ अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम देखें 3 ये और 2 वो। आप क्या कह रहे हैं, यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है तो सभी सदस्य की औसत आयु क्या होगी। एक बात तो आपको पता होगा, अगर आप मैथ सीख रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आंसर आपका 45 और 55 के बीच में होगा, ना कि 55 से ऊपर, ना 45 से नीचे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं नंबर ऑफ मेल की बात करूँ, एवरेज एज क्या है, तो अगर मैं इसका एवरेज देखूँ, इसका एवरेज है 55, इसका एवरेज क्या है बेटा 45 है एज का। अब मुझे ओवरऑल निकालना है, तो एक तरीका तो आप डेविएशन पे जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी पड़ जाता है डेविएशन के थ्रू। अगर आप देखोगे तो बेटा उसके थ्रू जो इजी पड़ता है वो क्या पड़ता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना एवरेज नेट मान लेता हूँ 45 है। अब 45 से ये कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा, और ये 45 से क्या है, ये 0 ज़्यादा। तो 10 गुणा 3 बटेगा किसमें, बटेगा 3 और 2 5, सब में बटेगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज आपको निकालना है। तो जैसे निकालिए, देखो मैंने 45 माना, 45 से 10 ज़्यादा है ये, और ये 45 से 0 ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 45 से अगर 10 ज़्यादा है मेरे बच्चों, 10 गुणा 3 कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये डेविएशन इसका 30, इसका 0, और जो डेविएशन आया 30 वो कितने में बटेगा, सब में बटेगा, 3 तो 5 में बटेगा। तो 45 और ये होगा 6, तो 45 और 6 कितना हो गया बेटा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पाँचवें क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा, ए इसका राइट आंसर। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, देखो 3 गुणा 55, 2 गुणा 45, टोटल जोड़ के उसमें 5 का भाग लगा दो, दोनों तरीके से आंसर सही आएगा, सेम आएगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 2a बराबर 1 है। तो यहाँ पर मुझे कॉस में जाना है, तो पहले इसको सिंपल बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले जो कॉट है हमारा उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉट स्क्वायर a, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट प्लस 1 बराबर 1,
1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है हमारे पास, तो हम जानते हैं। चलो बिल्कुल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, बाद में लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करूँगा, मुझे 4 पावर चाहिए, तो अगर देखोगे 4 पावर साइन कॉस में जाके बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखो, ये अगर लिखा, ये क्या होगा बेटा, 1 अपॉन, नहीं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन की पावर 4 ए हो जाएगा हमारे पास, बराबर 1 हो गया। इसको ऊपर भेज दूं तो यहाँ पर कॉस, ये हो जाएगा साइन की पावर 4a, और इसको हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब जरा देखना एक बार, तो यहाँ पर कॉस का कॉस अपने पास है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, सारा स्क्वायर में चला गया, खोलो इसको, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो कॉस स्क्वायर a 1 माइनस इसका हो जाएगा 1 प्लस, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो 4 पावर आ गई, और ये आ जाएगा माइनस का 2ab, तो ये आ गया। चलिए ठीक है, अभी कॉस का उधर जाएगा, ये 1 इधर ले आओ, तो देखो अपने पास क्या बच गया, ये देखो कॉस की पावर 4a, ये ऑलरेडी 1 है, उधर जाके क्या है 2, 1 और 2 3 हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर माइनस का 1, क्योंकि 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म बहुत ईजी है, यानी अगर मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन की और कोई लॉजिक लगाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो शुरू से इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ अपने पास, अगर आप चाहें शुरू में भी कन्वर्ट करके, जैसे इसको अपन कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो जगह कॉस की पावर 4a अपॉन साइन की पावर 4a प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 2 अपॉन साइन की पावर 2 बराबर 1। अब साइन 4 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। अब जहाँ जहाँ साइन 4 है वहाँ पर साइन 4 हटा दीजिएगा। साइन 4 को क्या लिखोगे, वही सेम वाला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लिखा, बस यही आपको काम करना है। यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी, घूम फिर के आंसर वही निकल कर आएगा, बट बेटर है कि कितना ईजी कर सकते हो उसके ऊपर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यदि x बराबर 3/2 की होल पावर 2 गुणा 2/3 की पावर -4 मुझे दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है x की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। x की पावर -2, यानी एक एक चीज़ को नोट करना है अब आपको। -2 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 1/x, पहले तो x लिखूँ, -1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1 से गुणा कर दो, तो x की पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे को 3/2, ये पावर -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये 2/3 की होल पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। एक तो पहले ही ध्यान रखिए आप। इसके बाद इसके अलावा हम बात करें तो अगर -2 करना है तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, -2 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 की होल पावर -4 गुणा 2/3 की पावर 8 है, यहाँ हो जाएगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो ऊपर 2 की पावर 8 है, नीचे 2 की पावर क्या है -4, तो यहाँ पर आपको सिंपल करना है। जब माइनस का पलटोगे तो देखो 2/3 का 2/3 8 पावर तो अपने पास है ही, ये वाली, ये वाला। अब इसकी जो पलटेगा ना तो ये 2/3 हो जाएगा, और ऊपर जो माइनस की जगह हो जाएगी प्लस की पावर हो जाएगी 4, तो फाइनली 2/3 की होल पावर कितनी हो गई, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो 2/3 की पावर 12, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। चलिए 8 की बात करते हैं। एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, किसमें अनुपात में बांटा गया, 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 600 रुपये अधिक है, ए बी और सी आपको दिया गया है, 3 लोग हैं ए बी सी, और मुझे क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा 4 है, बी का हिस्सा 3 है, सी का हिस्सा 6 है। तो मुझसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको ढंग से पढ़िए एक बार। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सी का हिस्सा बी से 600 रुपये अधिक है। क्या सी का हिस्सा बी से अधिक है? जी हाँ, सी का हिस्सा बी से अधिक है, बिल्कुल 3 ज़्यादा है, सी का हिस्सा बी से 3 ज़्यादा है। तो बोल रहा है ए का हिस्सा बी से, ए को बी से कितनी अधिक राशि मिलेगी, तो यहाँ पर अंतर बोलोगे, तो बेटा अंतर कितना है दोनों में, तो अंतर बोलोगे -1, इसको ज़्यादा मिल रही है +1, ठीक है। तो आप बोलिए कि बताओ ए को बी से, तो अगर मैं ए को बी से देखूं तो बी से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। तो अब मेरे को 3 का मान, 3 यूनिट का मान कितना है, 600, 3 यूनिट का मान बेटा 600 है। तो बताओ 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो ये लो 600/3 यानी 200,
कितना आया, सीधा 200 रुपये आ गया, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। चलिए 9 क्या कह रहा है, चलो 9 प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, यदि ए और बी, ठीक है, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर आपको बोल रहा है ए और बी इस तरह से घटनाएं आपको दे रखी है विद पी ए, ठीक है, पी ए का मान है 3/8, पी बी का मान 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है। तो मुझसे पूछ रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान मुझसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो ए डैश बी डैश का मान आया है ना, वो कहाँ से आया, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब वन में से आप क्या करोगे, सबसे पहले वन में से हम पी ए यूनियन बी को लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ निकल कर आती है। अब ये वाली जो वैल्यू ये वाली है ना, पी ए यूनियन बी वाली वैल्यू, इसको आप कैसे निकालोगे, ये बहुत सिंपल है। इसको निकालने के ये सम होता है एक तरह से पी ए प्लस पी बी। भाई पी ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पी ए प्लस पी बी का मान निकालो, उसमें से जो कॉमन वाली वैल्यू उसको घटा दो आप, ठीक है, कॉमन वाली वैल्यू जब 2 बार आएगी तो उसको घटा दो आप, जो दोनों में छुपी हुई उसको हटाते हैं, जैसे वेन डायग्राम में करते हैं ना। तो यहाँ पर पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 3/8, पी बी का मान क्या है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/4। लघुत्तम लें, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8, 3 + 4 - 2, 5/8, यानी किसका मान आ गया, ये आ गया पी ए यूनियन बी का। और आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, तो वो क्या आएगा 1 - 5/8, 3/8। तो प्रोबेबिलिटी का अच्छा सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि a - 2b = 8, 2ab = 9। तो मुझसे बोल रहा है कि a + 2b का मान क्या होगा, मुझसे पूछा जा रहा है। अब आप चाहो तो देखो सीधा सीधा यहाँ पर 2b सब में है, तो 2b को चाहो तो यहाँ पर कैपिटल भी लिख लो, a + b का फॉर्मेट बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। या फिर आप चाहो तो उसको सिंपल वैल्यूएशन, ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट, जैसे अगर मैं a को पढ़ लूँ यहाँ पर कैपिटल X और 2b को मैं पढ़ लूँ यहाँ पर क्या हो बेटा कैपिटल Y, तो देखो इक्वेशन क्या हो गई एक तरह से, x - y बराबर आपके पास 8 है, x गुणा y बराबर आपके पास क्या है 9। यहाँ पर y की जगह ऑलरेडी मतलब 2b यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो a यानी x, 2b यानी y बराबर 9। आपको x + y चाहिए, वी वॉन्ट x + y। तो क्या करेंगे आप, सर सीधा तीनों में एक संबंध होता है, x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहाँ x - y का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4x गुणा y का मान क्या है 9 × 36, तो हो गया 36 और 64, 100 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर x + y का मान अगर देखेंगे स्क्वायर में तो ये 10 का स्क्वायर है, तो x + y का मान कितना है बेटा 10, और यहाँ पर 10 है तो मुझसे पूछ रहा है a + 2b। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आया ऑप्शन सी, यानी 10 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बोल रहा है स्कूल के 40 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक के वजन के बाद आने के बाद 500 ग्राम बढ़ गया है, तो मुझे पूछ रहा है टीचर का वेट, ठीक है। वेट ऑफ टीचर मैंने बहुत सारी बार बताया आपको ये, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर का ऑलरेडी वजन कितना मान लो 52 किलोग्राम मान लो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ टीचर के आने के बाद, टीचर के मतलब लोग कितने हो गए 40 तो छात्र थे, एक 41वां टीचर हो गया, तो 41 छात्रों में सभी में कितना किलोग्राम बढ़ गया, आधा किलोग्राम, यानी 0.5 किलोग्राम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो 52 का 52, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 20.5, भाई 40 का आधा 20 और 1 का आधा ये आ गया, तो है 72.5 किलोग्राम किसका है, मास्टर का वजन है, ऑप्शन ए। जल्दबाजी मत करना क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग सिमिलर है। 41 लोगों में 0.5 की वृद्धि हुई है, आप चाहो तो पहले से आप क्या मान लो, पहले से 52.5 मान लो, ठीक है, 52.5 मान लो, और उसमें क्या करोगे 40 छात्रों में सब में 0.5 की वृद्धि करोगे तो 20 आ जाएगा, तो वहां से भी 72.5 किलोग्राम ही आएगा 11वें में। 12वां क्या कह रहा है, एक गोले का व्यास 30% बढ़ जाता है, तो इसकी मात्रा मतलब यहां पर वॉल्यूम से मतलब है, यहां पर यानी मात्रा मतलब क्या है बेटा आयतन में, क्या बोला 30% बढ़ जाता है। तो मुझसे पूछ रहा है बेटा कि इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई।
अब वी नो डेट कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो त्रिज्या के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी त्रिज्या जैसे से बढ़ेगी वो भी बढ़ेगा। अब ये 30% अगर व्यास बढ़ रहा है तो अगर जो चीज व्यास में डायमीटर अगर बढ़ रहा है सेम किस में होगा, रेडियस में होगा, तो व्यास और रेडियस दोनों में क्या होगा, 30% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब इसको सिंपल बनाइए, आप सॉल्यूशन निकालिए। तो 30% की वृद्धि कितनी बार हो रही है, 3 बार। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या होता है बेटा, 30% 3/10 होता है, तो इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया 13, और ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। चलिए सीधा सीधा कांस्टेंट बढ़ा लीजिए, तो 1000 अगर आपका वॉल्यूम पहले था तो बाद में 2197 हो गया, बढ़ कितना गया, बढ़ गया 1197। 1000 पर गुणा 100 तो 119.7% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 में बी क्या आ गया बेटा, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 13 की बात करें। एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर आपको दिया, कटोरे के आयतन बराबर पूछ रहा है आपसे। चलिए अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, तो वॉल्यूम आपको बताइए क्या होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वहां क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्यास लिखा हुआ है, तो लो 2/3 22/7 21/2, 3 बार आएगा 21/2, ठीक है। अब यहां पर आप पॉइंट का 5 भाग लगाना पड़ेगा आपको, तो आप इसको चाहो तो 5 से गुणा कर लो पहले एक बार ऊपर नीचे से, जिससे फिर आप डीएस लगा सकते हो बिल्कुल आराम से। तो 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लिया मैंने मेरी मर्जी से, कोई दिक्कत, नीचे 10 हो गया, 10 का अंदर एक पॉइंट, नीचे की वैल्यू को भूल जाओ और डायरेक्टली आप क्या करो, इकाई अंक को देख लो। अब जैसे गैप देखो, 11 का मल्टीपल 3 और 3 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पहले देखो 9 का मल्टीपल है क्या, 6 और 4 10, 10 और 19, 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हो गया 9 और 9 बिल्कुल है बी। अगर हम देखें 7 और 2 9, ये मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसको देखें तो इसको देखो, ये मल्टीपल है क्या, 5 और 5 10 और 8 18, ये भी है। अब किसका मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, ये 9, 2 और 2 4 5 9 बिल्कुल। तो ऑप्शन बी और डी के अंदर आंसर है भैया। ठीक है, ऑप्शन बी और डी में आंसर है, ए और सी में नहीं है। अब आपको देखना है 7 का मल्टीपल। अब आपको आपके दिमाग में होगा सर कर ही लेते, बिल्कुल डीएस लगा सकते हो आप। डीएस कैसे, जैसे इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 3 है, इसका डीएस 3 है, इसका दिन 5 है, 5 या 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90, 9, तो डीएस कितना होना चाहिए 9। वैसे तो आप देख रहे हैं सब में 9 ही आ रहा है, तो मैं 9 तो ले ही लिया था, पर डीएस की वजह से अब 5 का ही भाग लगा, 7 का भाग लगा, देखो 7 या 21, 2 बचा, नहीं 3 बचा, 32 हो गया, 7 32 का मतलब कितना हो गया 28, 4 बचा, बिल्कुल इसमें जा रहा है 42 35, 7 या 21 42, इसमें नहीं जा रहा, पी आंसर है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो 2425 पॉइंट, यानी बच्चे जो मोस्टली 11 पे जाते हैं वहाँ पे उसने 7 का लॉजिक डाल दिया, क्योंकि 11 का लॉजिक दोनों जगह पास हो रहा है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/2 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है। चलिए तो ऐसी दूरी मानो जो 25 40 और 50 तीनों से कट जाए। ठीक है, तो अपन 200 मान लें दोनों से, क्योंकि 200 क्यों माना, क्योंकि वो चौथाई भाग भी तो जाना है आपको। तो मैंने माना दूरी, अब मैंने दूरी ही क्यों मानी मैं बताता हूं, क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, औसत गति। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलता है औसत गति ही पूछने वाला है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसत गति ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने माना दूरी कितनी, 200 किलोमीटर। पहला एक चौथाई भाग बताओ कितना होगा, 50 किलोमीटर। दूसरा 1/2 भाग कितना होगा बेटा, 100 किलोमीटर। मुझे एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता कि औसत यात्रा का औसत गति कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूँगा। औसत स्पीड का मतलब होता है कुल तय दूरी, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। यहाँ पर न तो कुल दूरी है और ना कुल समय, केवल आपको क्या दे रखी है, दूरी भी 1/4 1/2 इस रूप में लिखी हुई है। तो आपको पहले कुल दूरी माननी थी, कुल दूरी मानने के बाद ही आप इसको ईजी कर सकते हैं। तो मैंने दूरियां मान ली है, अब ये दूरियां मानने के बाद इनका समय निकाल सकता हूँ। जी हाँ, अगर आप इस 50 को अगर आप तय कर रहे हो, 50 को आप कितने समय से तय कर रहे हो, आपकी चाल है बेटा कितनी 25, तो आप 50 को अगर 25 की चाल से तय कर रहे हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, आपको लगेंगे 2 घंटे।
अगर आप 100 की दूरी को, आधी दूरी को 40 की चाल से तय कर रहे हो तो आपको लगेंगे 2.5 घंटे, ठीक है। और आप शेष जो 50 है उसको किससे तय कर रहे हो, 50 की चाल से तय कर रहे हो तो आपको लगेगा 1 घंटा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, 2 घंटे ये, 2.5 घंटे ये, 1 घंटा ये। जोड़ो इन सबको, 4.5 5.5, 5.5 मतलब 11/2 तो हो गया 400/11, 11 3 33, 7 गया, 11 3 66, यानी 34 36 सही 4/11, 36 सही 4/11। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 15 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और 30% है। उन्हें क्रमशः 2, 3 और x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो x का मान, ये x का मतलब यहाँ पर ये x का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए कैसे करोगे बताओ, सिंपल है, बहुत आसान कर सकते हैं। देखो आपको एबीसी की सांद्रता इंडिविजुअल कितनी है, देखो ए का वैल्यू कितना है 2, हमने अनुपात में माना 2, 2 का 10% प्लस 3 का 20% भाग लिया और प्लस x का 30% आपने लिया और तीनों को मिलाया तो कितना हो गया, 2 और 3 x, तो 5 प्लस x का कितना परसेंट, 23%। ये आपको बोलना चाह रहा है। हमने सबको इंडिविजुअल परसेंटेज निकाला और जोड़ा, तो 2 का 10%, 3 का 20% और x का 30%, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, घोल की मात्रा दे रखी है और टोटल घोल इतना है, उसका 23% आपकी सांद्रता बन गई है। तो अगर आप क्या करोगे, अब देखो सर यहाँ पर सब में परसेंटेज हटा दो चाहो तो आप, ये अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 20 और कितना 60, 60 और 20 80 प्लस 30x बराबर 23 5 115 प्लस 23x, ये हो गया। परसेंटेज सबको उड़ाई दिया मैंने, तो अब देखो 23 इधर आएगा तो 7x बचेगा और 35 यहाँ बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। तो क्या आंसर आया बेटा, x का वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू आई 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो देखो कितना आसान था, बहुत लंबे तरीके से कोई इक्वेशन बनाकर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़िए, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, आपको पता है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। इक्वेशन है इसका मतलब, ए बी से कहता है यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास 2 गुने संतरे बच जाएंगे। तो मेरे पास तुम्हारे पास, क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। यानी जो उसके पास जो बचे हैं ना, तुम्हारे पास 2 गुने संतरे के, मतलब तुम्हारे पास से 2 गुने संतरे बच जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि बी रिप्लाइज कह रहा है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, यदि, अब बी उत्तर देता है, अभी बी इंग्लिश में है यहाँ पर, यदि आप मुझे अपने 10 संतरे देते हो तो मेरे अपने पास उतने संतरे बचेंगे, तो मेरे पास आपके पास उतने ही संतरे बचेंगे, मतलब समान है दोनों में, है ना। आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ए हैव, मुझसे पूछ रहा है ए के पास। तो जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए के पास क्या है बेटा, ए के पास x है और बी के पास मान लेते हैं y है, ठीक है। अब वो मुझे सबसे पहले तो क्या कह रहा है, ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 10 संतरे देते हो, ए ने बी से कहा, तो इसका मतलब ए के पास 10 संतरे हो गए, ए x प्लस 10 और y के 10 संतरे कम हो गए। लेकिन वो कंडीशन क्या बोली उसने, कि बोला था कि इफ़ यू गिव मी द 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो बचे हैं इसका दुगुना ए के पास हो जाएंगे। ये ए के हो गए x प्लस 10, बी के हो गए y माइनस 10, उसके दुगुने किसके पास, x के पास। अब आप चाहो तो इक्वेशन बना लो, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 20। अब आप देखोगे तो x माइनस 2y माइनस 30, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन से करेंगे इजी पड़ेगा। आगे कह रहा है, अब वो बी को कह रहा है, बी कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इफ, और बी उत्तर दे रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दोगे, किसको बोल रहा है, x को 10 दे दोगे तो हमारे पास बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन सेकंड बात करें तो x माइनस 10, x 10 देता है तो y के पास 10 हो गए और दोनों बराबर हो गए अपने पास आपस में।
तो यहाँ से आप बोलोगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का नहीं प्लस का 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो यहाँ पर x का मान निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑरेंजेस डेट a है वो मुझसे बोला है। तो यहाँ पर a की बात कर रहा है बेटा, तो इसको डबल करके घटा दो, तो 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 गुणा इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, इसका दुगना करोगे तो 2x माइनस 2y माइनस का x प्लस का 2y। इसका दुगना किया अपन ने तो 40 और उधर घटाओगे तो 40 प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 30। तो यहाँ पर सीधा से देखो केवल x बराबर क्या आ गया, 70 आ गया। x का मान कितना आ गया, 70। तो a के पास कितने थे, a के पास 70 थे। आप चाहो तो चेक कर लो, a के पास बेटा 70 है तो b के पास कितने हुए, a ने 10 को निकाल दिया, b के पास 50 थे तो 50। अब देखो थोड़ा सा चेक कर लो, ये 70 और ये 50, अगर इसने इसको 10 दे दिए तो ये 80 हो गए। 80 40 का क्या है, दुगना है, बिल्कुल साफ है, सही है। और अगर ये इसको 10 देता तो ये 60, ये भी 60 बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास a के पास कितना है, a के पास आए 70। तो a के पास x की वैल्यू 70 आ गई a के पास, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 में। चलिए 17 की बात करें। ओ भाई कैलकुलेशन पूछ रहा है, यहाँ पर क्यूब रूट में वैल्यूज दे रखी है मुझे और कैलकुलेशन करवाने की बात कर रहा है। 0.08 गुणा 0.8 गुणा p बराबर 0.008 0.8। यानी ये क्वेश्चन मैं बताऊं सिर्फ आपकी कैलकुलेशन और आपकी एग्जाम में कंसंट्रेशन के लिए कि भाई कितना आपका ध्यान है क्वेश्चन पे प्रॉपर्ली। p को उधर ले आओ क्योंकि p बाई क्यू पूछ रहा है मुझसे, तो ये तो पूरे रूट में चला, क्यूब रूट में चला जाएगा। p बाई क्यू क्यूब रूट हमारे पास है और ये ऊपर गुणा में अपने पास 0.08 गुणा 0.8 अपने पास है और यहाँ बचा 0.008। दोनों तरफ क्यूब कर दूं क्या, दोनों तरफ क्यूब कर दे। ठीक है, तो क्यूब से कुछ वैल्यूज तो निकल कर आएंगी, जी हाँ। और क्यूब किया तो यहाँ पर आ गया p बाई क्यू गुणा 0.08 गुणा 0.8 और आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 8/1000 8/10 की होल पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो p बाई क्यू का p बाई क्यू गुणा 8/100 8/10। चलिए अब आप देखोगे कि 8 की पावर अपने पास 2 6 हो गई हमारे पास, ये 6 है और यहाँ पर आप देखोगे 10 की पावर 4 0 4 4 3 12, ये हो जाएगा 2 पावर कट जाएगी। तो p बाई क्यू हमको पूछ रहा है तो 8 की पावर केवल 4 बचेगी। ठीक है, ये हो गई 3 पावर कम हो जाएगी तो 10 की पावर 9 बचेगी, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 9 हो जाएगी। तो अपने पास आ गया 8 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -9। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा बेटा, सी इसका राइट आंसर होगा। केवल आपको पेशेंस रखकर एक एक चीज को प्रॉपरली करना है, तब जाके इसके आंसर सही बनेंगे एग्जाम में। 18, चलिए एक खंबा जमीन से 12 मीटर, इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर टाइड टू इट्स टॉप एंड एफिक्स टू द ग्राउंड। चलिए एक पोल है आपके पास, ये पोल आपको दे रखा है, कितना है 12 नहीं, पोल जो दे रखा है इस पोल को एक तार से 12 मीटर स्टील के तार से बांधा गया है और इस तरह से बांधा गया है कि तार का एक हिस्सा तो टॉप पर है और एक जमीन पर फिक्स किया गया है। एक खंबा जमीन 12 मीटर स्टील के तार की मदद से लंबवत खड़ा है, उसे जमीन पर चिपका दिया गया है। चलो तार को चिपका दिया गया, तो उसका मतलब यदि क्या बोल रहा है, इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आपसे बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लो। तो मुझसे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड देन द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू। चलिए 30 डिग्री के लिए अगर आपको या तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होनी चाहिए या 30 डिग्री के लिए आपको एक ट्रायंगल की वैल्यूज जो होती है फिक्स वैल्यूज, जो आपको ध्यान रखनी क्या होती है बेटा, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2, ये रेशियो आते हैं। ये आप चाहो तो sin 30 से भी निकाल सकते हो कि भाई sin 30 जो होता है हमारा वो क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो एक लंब 2 हमारा कर्ण हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा।
तो अगर ये 2 के बराबर है तो 1 का वैल्यू निकालना है। तो बेटा 2 यूनिट आपके पास किसके बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा बेटा, 6 मीटर, ऑप्शन बी डी। यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप इतना सरल करें बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है मुझसे पूछ रहा है। चलो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13, 5 और 12 है तो उसके 2 कोण न्यून कोण होते हैं। देखो अगर ये तीनों अनुपात दे रखे 5, 12, 13, एक तरह से ट्रिपलेट है, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। तो पहले वाले में ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज है। पहला वाला क्या हुआ बेटा, पहला वाला हुआ ऑप्शन ए क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण में एक समकोण, बाकी शेष 2 क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो अगर एक समकोण है तो शेष दोनों क्या होंगे, शेष हमारे 2 न्यूनकोण होंगे। बिल्कुल पहला वाला सही लिखा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाता है कि अगर किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो पूरे का क्या होगा, 1/4 होगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी भुजा आई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव I²/2 से कम होता है। ये आपसे पूछ रहा है। ये थर्ड वाला पॉइंट आपने कभी डायरेक्टली पढ़ा हो तो बात अलग है, नहीं पढ़ा हो तो गलत कर सकते हो। चलो पहले 3 को देख लेते, 3 सही हो जाएंगे, चौथा गलत हो जाएगा। लास्ट है 2a 2a 3a भुजाओं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 3√3/2a² होता है। 2 भुजाएं 2a 2a और तीसरी भुजा 3a आपको दे रखी है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे, एस वाला। एस बराबर क्या होता है बेटा, एस बराबर होता है 2a + 3a/2, ठीक है, 7/2a। तो हीरो का फॉर्मूला लगा लो, अगर कुछ याद नहीं है तो सीधा 7/2a गुणा। अब 7 में से अगर मैं देखो 3.5 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1.5 का मतलब 3/2। कितनी बार आएगा, 2 बार। और इसमें से घटाओगे तो आधा। अब आप जरा देखो कि यहां पर अब मैं बोलूं तो 3 और 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 7 रहेगा, 2 4 2 बार है, मतलब 4 यहां पर 2 यहां पर 4 बार है तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं से भी इसका जो एरिया है वो हमारे पास 3√3a²/2 नहीं आ रहा है। देखो a² आ गया, 3 बाहर आ गया, रूट अंदर 7 रहेगा और नीचे जहां पर जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि कहीं से भी हमारे पास जो वैल्यू उसने लिखी है वो नहीं आ रही है। तो यहां पर जो एरिया आया वो आया, कितना आया बेटा, यहां पर आया 3/4√7a²। यानी ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखो सबसे बड़ी भुजा आई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव I²/2 से कम होता है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जैसे अगर मैं सबसे बड़ी भुजा या तीनों भुजाएं समान कर लूँ तो सबसे बड़ी भुजा या तीनों भुजाएं समान कर लो। जैसे समबाहु त्रिभुज ले लो, 6 का स्क्वायर का 6 से एरिया निकाल लो तो 3√3/4a²। तो ज़्यादा हो गया, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये हमेशा कम होता है। इसका मतलब ये है कि गलत तो हमारा ये लिखा हुआ है। अब लिखो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड आई ऑलवेज हैज़ एन एरिया लेस देन। अच्छा, किसी भी जिसमें सबसे बड़ी भुजा अपने पास आई है तो हम इसके हिसाब से ले लेते हैं का क्षेत्रफल सदैव I²/2 से कम होगा। आई का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। अच्छा I² था, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 18 से आधा कम होगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये थर्ड वाला भी सही लिखा हुआ है। तो चौथा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप चाहो जो थर्ड वाला है ना, इसमें आप कोई भी भुजा मान के चेक कर सकते हो, या समकोण त्रिभुज ऊपर लिखा हुआ है उसको चेक कर सकते हो। भाई इसका एरिया क्या होगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब और आधार हो गए तो 1/2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 12, 60 का आधा 30 हुआ। जबकि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 13 तक, स्क्वायर 169/2। यहाँ पर मैंने 6 लिया, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 √3/4a², यह 9√3, 9 गुणा 1.732, 9 27 कैरी 2, 17 नाम 153। अब आप देखोगे ना 153 और मैंने लगभग इसका लिया, तो आप जब आप आइडिया लगाओगे तो आपके पास कहीं से भी आप सोचोगे, ठीक है, गलत गुणा किया, 9 गुणा 1.73, 27 का 7 कैरी 2, 153 और 2 155, ठीक है, ये आया।
तो बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो 36/2 यानी 18, उससे तो कम ही है, तो सदैव सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है और जो डी है हमारा वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गलत ही देखना था बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ, गलत। ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके 25% लाभ कमाता है। ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइज एट ए कॉस्ट प्राइस बट मेक्स 25% प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स। आपको बोल रहा है यानी वेट को चेंज करके 25% कमा रहा है। क्या बोल रहा है, ही डिसाइड्स टू गिव अ डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। उसने क्या किया, अपने कस्टमर को एक डिस्काउंट देने की कोशिश की जिससे वो अट्रैक्ट हो। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड ही ऑफर टू मेक प्रॉफिट 10%। आपसे बोल रहा है कितना यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाए 10% लाभ कमाने के लिए, आपसे पूछ रहे हैं। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर वो 25% पहले लाभ कमा रहा है उससे कितना कम करो कि 10% ही रह जाए। तो डिस्काउंट किस पर देना है, 25% पर डिस्काउंट देना है, ये मान लो आप। तो 25, अगर ऐसे मान लो कि आपका सीपी 100 रुपये है, अभी तक आप इसको सेल करो 125 में, ओवरऑल कहानी ये है। अब आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपको कितना कमाना है, इसको मान लो अपना 125 अपना अभी तक आप कमा रहे थे, अब आपको 10% प्रॉफिट ही चाहिए। तो आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो 15 का, सबसे बढ़िया तरीका। तो प्रॉफिट आया 15 का, यानी डिस्काउंट दिया आपने किसका, 15 का, किस पर, 125 पर। पहले काटो 4/5, 5 से कट गया 3 बार, काम खत्म। भाई ऑलरेडी 25% का जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर फिर डिस्काउंट देना है आपको, तो आपको घूम फिर के उसी पे आना है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाए, तो सीधा समझ लो कि आपने 25% बढ़ा के रख लिया है। तो 20वें क्वेश्चन में आंसर आया बी, इसका राइट आंसर है। 50,000 के बिल के लिए 30% की छूट और 26% और 5% की तो लगातार छूट के बीच का अंतर मुझसे पूछ रहे हैं। तो क्या बोले 26%, अभी 26 लिखा हुआ है, बाकी होता 25 ही है क्योंकि दोनों में बीच में अंतर, पर कर लेते हैं। 26 और 5 का सक्सेसिव निकालो, मतलब मिक्स डिस्काउंट निकालो, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा, माइनस का 26 गुणा 5/100, तो ये हो गया 31, माइनस अगर आप करोगे तो कितना हुआ, ये 130, तो 1.30 हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब हुआ 29.7। ठीक है। डिस्काउंट कितना आएगा, तो आप देखो एक डिस्काउंट हमारे पास आ गया, D1 ये है, D2 हमारे पास है कितना, 30%। दोनों का डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है, 0.3। तो डिफरेंस पूछ रहा है मुझसे, परसेंटेज, तो 2 बार 100 लिख दो। ठीक है, मतलब नंबर सही थे। वैसे आपको हमेशा सेम चीज़ देता है। 22, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धन वापस कर दिया। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रिंसिपल कितना बोरो किया था, 3, और लौटाया कितना उसने, 4 रुपये। तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 1 रुपये। कितने साल में, 3 साल में। तो रेट निकाल लो सीधा सीधा, 1 रुपये इंटरेस्ट हुआ किस पर, 3 पर, 3 साल में, गुणा 100। तो 100/9 कितना होता है बेटा, 11 से 1/9, 11 से 1/9% पर एनम, ऑप्शन डी। 23 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपना सामान सूची मूल्य से आधे पर बेचा और इस प्रकार उसे 17% का नुकसान हुआ। मान लो उसका सूची मूल्य हमारा जो एमपी है वो 100 रुपये है, उसने बेचा कितने में, इसको 50 में बेचा, तो उसको लॉस कितना हुआ, 17% का लॉस हुआ है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आप समझेंगे, जरा इस बात को समझना कि यार देखो मेरी बात सुनना, अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये हमारे पास है, हमने बेचा उसको आधे मूल्य में 50 रुपये में बेच दिया, लेकिन मुझे नुकसान कितना हुआ बेटा, 17% का। तो 17% का मतलब 83% ही वैल्यू रह गया। तो आप देखेंगे जरा, तो ये 50 जो है बेटा 83% के ही बराबर है ना। तो ये हमारा कॉस्ट आ गया, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझसे बोल रहा है कि यदि उसे सूचीबद्ध मूल्य पर बेचा होता तो लाभ परसेंट। तो अगर मैं इसको बेचूं 100 पर, तो अगर मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस अगर मेरा 100 रुपये हो जाए तो मुझे बेनिफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट निकालोगे तो 100 माइनस
5000 अपॉन 83 सबसे बढ़िया तरीका, अपॉन कॉस्ट तो हमारा ये होगा 5000 अपॉन 83 इंटू 100, 83 ऊपर 8300 में से गया तो 3300 तो हमारा ही बच गया, तो 3300 बटा 83 तो कट ही जाएगा, बटे 5000 गुणा 100, 2020 तो होगा 66%। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। भाई आपको बोला सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा है, तो सूची मूल्य मार्क प्राइस हमने 100 रुपये माना, तो उस पर 50 पे ही बेचा अपन ने, और 50 में बेच के मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 में बेच के मुझे 17% का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर उसने बोल दिया। 17% लॉस हो गया, इसका मतलब वो 83% के बराबर है। प्रॉफिट हो तो 17% के बराबर लिखता, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। और ये जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, इसके हिसाब से अगर हमने सॉल्व किया कि भाई अगर मैं अपने सामान को अगर अंकित मूल्य पर ही बेचूंगा, सूची मूल्य पर ही बेचूंगा, तो 100 में बेचूंगा, तो ये मुझे उसने कहा है। चलिए 23वां क्वेश्चन का आंसर है डी। 24वां क्या कह रहा है? चुनाव वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसको पढ़ो। बोला 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी 100 में से 64 ने वोट डाले, इसका मतलब बाकी लोगों ने वोट नहीं डाले। 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 4% जो है बेटा वोट क्या है? अवैध घोषित हो गए, ये भी ठीक है। अब बोल रहा है एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 64% था, तो चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलो टोटल कितना मान ले? एक्स मान ले क्या? 64% ने वोट डाला, 4% अवैध हो गए, बचे 96%। जरा समझना है कि बात, मैं उन वैल्यू पर जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। भाई मुझे बोल रहा है कि एक्स टोटल हमारे नामांकित मतों की संख्या थी, उसमें से 64% ने वोट डाला, 64% में से डालने के बाद उसमें भी 96% क्या थे बेटा? वैलिड थे। और जो वैलिड हुए 96%, उसका भी आप देखोगे ना क्या, उसका भी आप बोलोगे कि 64% किसको मिला है? पहले को मिला है, जिसका मान कितना दे रखा है आपको? 12,288। 12,288 आपको दे रखा है, काट लो पीट लो। काटे 24 से काट लो पहले एक बार, 24 पंजे 120, 2 बचा 24 से कम 24, 4 बचा 24 दूनी 48, ठीक है। 16 और 16 256, 256 से कट गया 2 बार, तो x का मान हो गया बेटा 2 गुणा 25 का क्यूब 15,625, 2 से गुणा करो 10, ये कितना हो गया? 50, 31,250। टोटल वोट कितने हुए बेटा? 31,250 इसके टोटल वोट्स हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आया बेटा? सी इसका राइट आंसर है। तो एक एक चीज को आप देखिए कितना आसान है। क्या बोल रहा है? 25 क्या कर रहा है? माना एबीसी और पीक्यूआर 2 सर्वांग त्रिभुज है, पहले ही नाम दे दिया उसने, और आगे भी क्या दिया हुआ है देखो, यहां पर लिखा हुआ है कोण ए कोण बी पी दोनों क्या है? 90 डिग्री है, समान है, समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों में ये समकोण आपको दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी बराबर 29 है, पी आर बराबर 21 है, ए बी का मान पूछ रहे हैं। अब अगर दोनों सर्वांग सम है, इफ ए बी सी और पी क्यू अगर दोनों सर्वांग सम है, तो बच्चों अगर दोनों सर्वांग सम है तो यहां पर क्या होगा? सर्वांग सम हुए तो ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर पी आर होगा, जो कि 21 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये भी निकालना है। वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 20, 21 और 29 होता है हमारे पास, तो आप चाहो तो ट्रिपलेट से निकाल लो या डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लो। ए बी बराबर रूट में अपने पास क्या होगा? बी सी स्क्वायर माइनस अब बी सी यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 841 में से 441 घटाओ, 200 आया, 200 क्या 400 आया, किसका आया? 20 का। तो ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है। 25 में क्या आया बेटा? 25 में आया सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। 26 क्या कह रहा है? चलो समय काम का क्वेश्चन फाइनली आ गया कि ए और बी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी एक साथ काम करते उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए बी सी का दे रखा है, ए बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है, तो ए सी का पूछेगा डेफिनेटली। ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन फिक्स इस तरह से ही पूछे जाते हैं हमेशा
ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कितने में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ए, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, बी, सी 18 दिन में कर रहे हैं। तो 18 18 18 8 72 ले लूँ क्या एलसीएम? तो 72 में लगा 9, इसकी एफिशिएंसी आ गई है, इसकी 8 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई है। अब मुझसे ए प्लस सी का पूछ रहा है, ए प्लस सी का पूछ रहा है, तो ए प्लस सी कैसे निकलेगा बेटा? ए प्लस सी निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब देखो, ए प्लस सी निकालने के लिए आप इसको डबल करो, इसके डबल में से इन दोनों को घटा दो, तो 9 दूनी 18, 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर 72 काम को अगर 6 की स्पीड से करोगे बेटा तो आंसर आएगा 12 डेज। क्या आएगा? 12 डेज। 26वें क्वेश्चन में सी इसका राइट आंसर है। चलिए 27 फिर मोड आ गया, यानी वही बहुलक आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सी बार है? सबसे बढ़िया पता है क्या है? ऑप्शन पे जाओ, 16, 1 2 3 3 टाइम, 6 1 2 3, 21 1 2, अब 15 बचा है, 15 ही हमारा आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 बहुलक हुआ डी। ठीक है, तो ये लो, बस एक एक करके चेक कर लो। 28 साझेदारी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए और बी कंपनी में क्रमशः 25,000 50,000 के साथ एक वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं। 7 महीने बाद सी उनके साथ 30,000 के साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है आफ्टर 7 मंथ। ए 9 महीने बाद अपना योगदान वापस ले लेता है। यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? बहुत पॉइंट से समझना है इस बात को भाई। 1 साल के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट करिए, 3 लोग हैं ए बी सी, तो पहले ए और बी ने स्टार्ट किया। ए ने 25,000 से स्टार्ट किया, पर उसने 9 महीने बाद पैसा ले लिया। बी ने 50,000 रुपये लगाया, पर उसने पैसा पूरा 12 महीने रखा। और सी ने 30,000 रुपये लगाया, उसने पैसा केवल 5 महीने रखा, क्योंकि 7 महीने बाद तो आया ही था वो। पाँच से काटा है, 5 से और कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और कुछ कट रहा है, 3 से कट गया 3 बार, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो फाइनल रह गया 3 अनुपात 4 दूनी 8 2। ठीक है, तो मुझे सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बेटा सी का हिस्सा पूछा, सी को कितना मिला? 2, टोटल कितना है? 13 गुणा 3900। ऑप्शन ए। तो 28वें क्वेश्चन में क्या है बेटा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए 29वां क्या कह रहा है? संगत और समान, संगत भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी सर्वांग सम की बात चल रही है। तो 2 त्रिभुज आपसे पूछ रहा है, ए बी सी पी क्यू आर, इफ पी क्यू आर इज सिमिलर टू, सिमिलर दे दिया, और इस करंट मतलब ये बोला समान है, यानी सिमिलर है, यानी समरूप बोला गया है आपको सीधा सीधा। यहाँ पर समान ट्रांसलेट हुआ तो समरूप लिखा होगा पेपर में 100%। इंग्लिश में देख लीजिए आप, इसका मतलब ए कोण जो है पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। अब मुझे क्या कह रहा है? मुझसे बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बोल रहा है कि क्यू का मान निकालो। कोण ए बराबर 85 डिग्री है, बेटा ये 85 तो ये भी 85 होगा। 58 डिग्री सी का मान है, तो ये भी 58 डिग्री होगा। मुझसे क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री प्लस 58 डिग्री। 180 माइनस दोनों का सम किया 143, तो है 37 डिग्री। तो 29 में क्या है बेटा? ए इसका 37 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इस शिफ्ट का एक लास्ट क्वेश्चन और हमारा क्या है कि एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है, दोनों ही 25% बढ़ गई है।
और मुझसे पूछ रहा है आयतन में कितने। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन को इस तरह से ज़्यादातर पूछा जा रहा है, यानी आप देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा ये जो इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे। तो 25% बढ़ रहा है, रेडियस भी 25 बढ़ गया, ठीक है, 1/4। तो यहाँ पर रेडियस देखो 4 से 5 हो गई है, 2 बार होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो होता है r², शंकु की बात कर रहे हैं, r² और h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट। 64 से 125 बढ़ गया 61, 61 की वृद्धि 64 पर गुणा 100। अब लगभग पॉइंटों के आसपास आंसर होगा, काट लो। 16, 25, 25 कैरी 2, 152, 16 नाम 144, 8 बचा, 16 5 80, 95 वाला आंसर है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। 80 कितना बचा? 5, 50 होगा, 16 3, तो बिल्कुल ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमारे जो 30 क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं उन सॉल्यूशंस को जो कि हमारे अभी लेटेस्ट पूछे गए 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये 10 जनवरी 2024 को जो हमारे पेपर हुए थे उनके क्वेश्चनों की बात चल रही है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 36 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप खोल दी जाएं तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी, मुझसे कह रहा है। तीनों पाइप खोले हैं तो क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे, सिस्टन के, ये सटन लिखा हुआ है, सिस्टन है, सिस्टन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसलेट करने में दिक्कत हुई है। 36 भरने वाला है, दूसरा 45 भरने वाला है, और तीनों 60 मिलकर भी भरने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, नाम देते हैं। अकेला ए भर रहा है 36, अकेला बी भर रहा है 45, और तीनों मिलकर भरेंगे। यहाँ पर सी खाली करने का काम कर रहा है, पर तीनों प्लस का मतलब तीनों साथ में काम कर रहे हैं 60 में। तो बताओ लघुत्तम क्या होना चाहिए? तीनों का लघुत्तम 180, 5 बार, 4 बार और 3 बार। तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि सी की मुझे क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो सी की स्पीड निकालो कि सी कितने में टंकी खाली करता है। तो सी का मान निकालूंगा तो 3 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का 6 स्पीड बचेगी। माइनस का 6 का मतलब क्या है? सी खाली करने का काम करता है। तो सी 180/6 यानी 30 घंटे में टंकी खाली करता है, ठीक है। और एक बार में कितना पानी खाली करता है वो? 40 लीटर। तो कैपेसिटी अगर मुझसे पूछ रहा है 30 घंटे, 1 घंटे में कितना कर रहा है? घंटे में लिखा हुआ है ना? नहीं, घंटे नहीं लिखा हुआ, मिनट में लिखा हुआ है, और ये लीटर में है। तो अगर हमने कुछ गलत नहीं किया हो तो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। अच्छा, ये तो मिनट में है ना, ये सारा मिनट में है बच्चों। कितना आया? 1200 लीटर। फर्स्ट में आया बी। तो क्या आंसर है बेटा? 1200 लीटर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 इकाई है, आपको कह रहा है। घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों को कितने कागज की आवश्यकता होगी, मुझसे पूछ रहा है। कागज कितना चाहिए मुझसे पूछ रहा है, यानी सरफेस एरिया मुझसे पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि घन का आयतन जो है वो भुजा के क्यूब के बराबर होता है, जिसका मान 512 आपको दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी इसकी? 8। तो यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 8, 8 का स्क्वायर, 24 कैरी 2, यानी 384 इतने कागज की आवश्यकता पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3। सोहन लागत मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, इस प्रकार वह 28% लाभ कमाता है। तो वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है, मुझसे पूछ रहा है। यानी 3200 ग्राम के बदले कितनी चीनी दे रहा है, मुझसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर 28% का लाभ कमा रहा है वो। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है बेटा? 28% का लाभ कमा रहा है।
इस बात को जरा ढंग से थोड़ा सा डिफाइन करिए। तो 28% का मतलब कितना होता है, पहले वो देखो आप एक बार। 7/25 होता है 28% का मतलब कितना होता है, 7/25। इसका मतलब ये है कि वो यहां पर आप जरा ढंग से देखिएगा कि मुझे क्या है, अगर मैं 7/25 की बताऊँ तो इसका मतलब दे वो 25 रहा है और वो दिखा कितनी रहा है, वो दिखा वो रहा 32 रहा है। इसका मतलब देखो, अगर वो 32 बेच रहा है तो वो दिखा बेच मतलब वो दिखा कितने रहा है 32 और बेच कितने रहा है 25। तो यहाँ पर 32 का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.2, यानी 3200 ग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा बेटा, इसका मान होगा 2500 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कितनी चीनी दे रहा है, तो 2500 ग्राम, और पूछता कितनी चीनी खा गया, मतलब चुरा ली उसने, तो 700 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। भाई 25 ग्राम वो एक तरह से बेच ही रहा है, वास्तव में बेच रहा है 25, ठीक है, और वो चुरा कितनी रहा है 7, तो इसका मतलब वो बता कितनी रहा है, बता रहा है 32, यानी 32 बताकर वो 25 ही दे रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिए। चलिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% 10% की 2 रुपये में छूट के बीच का अंतर 256 था। तो बोल रहा है बिल की राशि ज्ञात कीजिए। पहले दोनों को, पहले जैसे हमने पहले भी किया, क्या निकालो, D1 निकालो, डिस्काउंट निकालो दोनों का मिलाकर। एक तो 27% डिस्काउंट है और दूसरा D2 कितना होगा बेटा, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30 माइनस 2 यानी 28%। अब इन दोनों के बीच का डिस्काउंट कितना है बताइए, 1%। बोला एक बिल की राशि पर, बिल पर 27% छूट और उसके छूट का बीच का अंतर कितना है, 256 है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि किसी का 1% कितना है, 256 है, तो बिल की राशि तो 256 बेटा 1% के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया बेटा, सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, कैलकुलेशन दे रखी है, अभिव्यक्ति का सिंप्लीफिकेशन रूप मुझसे पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई लॉजिक दे रखा होगा आपको, या तो वो ढूंढना है इसके अंदर, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको करेंगे। चलो पहले तो ऊपर देखो, जो टर्म्स हैं उनको ऐसे लिख दे क्या, x + 3 x - 3। क्यों, मैंने क्यों लिखा, ये a + b का होल स्क्वायर है, सॉरी a² - b² है, तो a + b a - b लिख दिया। आगे देखोगे तो गुणा में लिख रहा हूँ सारे के सारे, तो ये बेटा ये भी तो हमारे पास 3x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 3x + 1, 3x - 1 हमारा ये हो गया, और आगे 9 हमारे पास है। चलो, ये तो ऊपर का पोर्शन हो गया। नीचे के पोर्शन में लघुत्तम लोगे तो 3x - 1/3, तो 3x - 1/3 हमारे पास हो गया। आगे देखो 3 - x, आगे देखो 3x + 1, 3x + 1/3 और 3 + x/3, 3 + x/3। चलिए समझना आप एक एक पॉइंट को। 3x + 1 और फिर 3x - 1, 3x + 1 कट गए आपस में, बिल्कुल ठीक है, और ये x + 3, 3x + x कट गया, ये ऊपर -1 बचेगा। तो देखो 3 जो है हमारे पास, 3 × 9 9 9 729 हमारा ऊपर चला गया, 729, यानी कहीं ना कोई कुछ है क्या, बाकी सब ठीक है, माइनस बचेगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 729। ऑप्शन ए माइनस क्यों बच रहा है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर x - 3 है और यहां पर क्या है बेटा 3 - x है, इसलिए माइनस कॉमन लेने के बाद उड़ाओगे आप उसको। छठा, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, अ शेडो ऑफ टागर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड 40 मीटर लॉन्ग सन एल्टीट्यूड इज, ये ऊंचाई का मतलब यह है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और समतल पर जमीन खड़े छाया 45 डिग्री की तुलना में 40 मीटर अधिक लंबी पाई गई। ओके, देखो सेंटेंस क्या है मैं आपको समझाऊं। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री अधिक होती है तो समतल पर खड़े एक टावर की छाया 45 डिग्री की तुलना में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि एक टावर है, ये जब 45 डिग्री की बात करे जा रहा है, तो इस पर जो छाया आ रही है वो 30 डिग्री की तुलना में क्या है, 40 मीटर कम है यहाँ पर, यानी 30 वाले की छाया जो है वो 40 मीटर क्या है बेटा, ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब मुझे बोल रहा है, इसको सिंपल बनाना, टावर की ऊंचाई मुझसे पूछ रहा है।
सबसे पहले आप इनकी जो वैल्यूज़ है ना उसको रखो। देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम बात करें तो 45 पे ये एक होता है, ये भी होता है, क्योंकि दोनों क्या है, ये वाला 45 होगा, ये समकोण है, ये पूरा एक त्रिभुज बना, तो ये एक है, तो ये पूरा क्या है बेटा हमारे पास, ये पूरा √3 है। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले शिफ्ट के अंदर कि 30 डिग्री पर जो मान होता है वो होता है 1, और ये √3 और ये 2 होता है। इसका कोई लेने देना नहीं, इसका कोई लेने देना नहीं है। ये पूरा √3 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है ना अपने पास। तो ये कितना बचा, ये बचा √3 - 1। क्या बचा, √3 - 1, जिसका मान आपको देखा है 40। तो बेटा यहाँ पर √3 - 1, मुझसे किसका पूछ रहा है, 1 यूनिट का, क्योंकि मुझे हाइट पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 40 बटा √3 - 1, परिमेय कर लें। तो नीचे a + b - b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो 2, और कटेगा तो क्या होगा, केवल 20। तो 20 √3 + 1 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा बेटा, हाइट क्या आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक 3 डायग्राम है वो ध्यान होने चाहिए। चलिए, एक स्कूल के 35 गैर शिक्षण स्टाफ सहित सभी 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 4000 है। यदि गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों का औसत वेतन 4200 है तो स्कूल के शेष स्टाफ का औसत वेतन क्या होगा, मुझसे पूछ रहे हैं। ये माइनस करने की बात चल रही है। सभी का 40 का तो कितना है, 4000 है, और मुझसे बोल रहा है कि बाकी 35 का कितना है, 4200 है, तो शेष का मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आप चाहो तो वैल्यूज को छोटा करके काट के भी छोटा कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, ये 40 है, वो 35 है, तो जो बचा कितना स्टाफ, वो 5 बचा। ये 8 है, ये 7 है, ये 1 है, और 8 का कितना है, 8 का है 4000, 7 का कितना है 4200, तो शेष का मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका मुझसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा 8 चौक 32,000 इसका हो गया टोटल, माइनस, क्योंकि एक ही बचा, ये 0 0 7 दूनी 14 का 4 कह 28 29। चलिए, तो घटाओगे कितना बचेगा, 600, तो एक बचेगा, तो 2600 हमारे पास बचेगा। तो वैल्यू छोटा कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल XYZ में यदि XY = 5, XZ = 7। चलो कुछ लॉजिक होगा। त्रिभुज XYZ, XY = 5, XZ = 7, और बोल रहा है कि Q 7 लिखूं उसको पहले, तो QYZ पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, और x को समद्विभाजित कर रहा है। चलो, अब ये तो बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों कोण बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है, तो आपको पता है कि अगर यहां पर जो कोण x कौन कर रहा है, QX x को समद्विभाजित करता है बच्चों, तो हमेशा मुझसे इसका अनुपात पूछेगा। तो पूछ भी ये रहा है, YQ और ZQ का जो रेशो आएगा बच्चों, वो आएगा XY और XZ के अनुपात के बराबर। सिंपल सीधा सीधा फंडामेंटल आपसे पूछा गया, तो 5/7 यानी ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बेटा, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। चलिए, ये दो समांतर रेखाएं इसको तिरछी रेखा काट रही है, आपको खुद ने बोला है, और तिरछी रेखा के एक ही तरफ दो आंतरिक कोणों के बीच का जो अंतर है 40 डिग्री है। यानी अगर इन दोनों कोणों के बीच के अंतर की बात 40 कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये x और y है, इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो छोटे कोण का मान पूछा, तो आप जानते हैं कि x + y = 180 आपको दे रखा है, और आपको x - y का मान क्वेश्चन ने कितना देखा है, 40। अंतर छोटे का मान पूछ रहा है, तो 2y निकाल लो घटा के, तो 140 डिग्री बचा। तो y का मान कितना बचा, y का मान होता है 70 डिग्री। तो स्मॉलर यानी छोटा कोण, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया, ए इसका सही जवाब है। 10, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात क्या है, 2:1 है। व्यय और बचत का अनुपात है, यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में टपक पड़ता है। चलो, सबसे पहले इनकम की बात करो। वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। अब इनकम का मान 3 मान लें,
300 मान लूँ तो एक्सपेंडिचर 200 और सेविंग कितनी हो जाएगी 100। 2 और 1 को मिला के 3 हो गया, परसेंटेज को देख के 100 मान लो। अब बोला यदि उसकी आय में और व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है। अब आय में अगर 20% बढ़ गया, बताओ इसका 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 20% इसका निकालोगे 300 का तो कितना होगा 60। हाँ है ना, 10% तो 30 होता, 60 हो गया, प्लस का वृद्धि हुई है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 15%, तो इसका 15% निकालो मेरे भाई, इसका 15% होता है 30 रुपये। तो बताओ बचेगा कितना सेविंग के लिए, 60 कमाए एक्स्ट्रा, 30 एक्स्ट्रा खर्च किए, बचे 30 एक्स्ट्रा। तो यहां पर बचत में वृद्धि आपसे पूछ रहा है, तो बचत में वृद्धि 30 की किस पर, 100 पर, तो 30/100 गुणा 100, दस में आएगा 20 का राइट आंसर है। 11, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मुझसे कह रहा है, और क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। अब आप छोटी सी बात ध्यान रखिए कि जो शांत जल में नाव की चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है बेटा, होती है x, हमने मान ली, और धारा की चाल जो होती है वो होती है y। ठीक है, अगर आप दोनों एक दिशा में जा रही है तो चाल जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में घट जाएगी, तो धारा के विपरीत अपोजिट नाव की चाल क्या होगी बेटा, x माइनस वाई, जिसका मान है 3 किलोमीटर 1 घंटे में। ये आपको दे रखी है। नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 12 मिनट का मतलब 12/60, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने पहले किलोमीटर प्रति घंटे में निकाला क्योंकि मिनट में था ये। 12 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। अब पहले तो देखो यहां पर आप निकालो नाव को स्थिर जल में, तो x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या होगा, दोनों चालों को जोड़ लो, 3 + 5/2, क्योंकि जब इक्वेशन दोनों जोड़ोगे तो y से कट जाएगा, तो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे चल रहा है समय पूछ रहा है, स्थिर जल में कितना जाना है आपको, 6 किलोमीटर, 6/4, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 1.5 आवर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा बेटा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का उनके मासिक वेतन के अनुसार विवरण, औसत वेतन 4500 रुपये प्रति माह है। यदि औसत वेतन 4900 पाया गया, क्या बोले, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मंथली सैलरी shows an average salary of 4500 per month. If the median salary is found 4900, then the mode of the salary मुझसे पूछ रहा है। एवरेज, अच्छा यहाँ पर आपको औसत भी दे रखा है, और औसत वेतन ये 4900 जो है ये आपके पास औसत नहीं है, ये यहाँ पर ये माध्यिका, ठीक है, माध्यिका के रूप में लिखा हुआ है ये औसत। ये ट्रांसलेट में शायद दिक्कत है, चलो मैं यहां लिख देता हूं माध्यिका। अब मुझसे मोड वेतन पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो इन तीनों के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, अब 3 मीडियन की बात करें, मीडियन कितना है बेटा 4900, मोड कितना है, मोड है अपने पास 4500, मोड क्या, मीन हमारे पास 4500, गुणा करोगे तो 14700 माइनस 9000, तो 5700। तो मोड वेतन कितना आया, माध्यिका वेतन हमारे पास कितना आया था, वो आ गया था, एक एक चीज को हमने सॉल्व कर लिया, तो 5700 हमारा मोड वेतन आ गया क्वेश्चन में 12 में।
6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 8 गुणज, तो 6 का पहला गुणज खुद 6, 8वां गुणज 48, औसत वेतन औसत पूछ रहा है बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो अगर 54 बटा 2 27। पहली बात तो ये दो आंसर कभी होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर अगर 8 है तो जो पद होगा वो सीरीज के बाहर का होगा, और 6 के अलावा जो सीरीज के बाहर का पद होगा वो विषम होगा। 14, सुदर्शन और अब्राहम 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन के चयन की संभावना 1/3 है और अब्राहम के चयन की संभावना 1/5 है। उनमें से किसी के भी न चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी? मुझसे पूछ रहा, दोनों ही चयनित नहीं हुए, तो बेटा उसकी 1/3 है चयनित होने की संभावना सुदर्शन की। तो सुदर्शन के चयनित नहीं होने की संभावना क्या होगी? सुदर्शन के चयनित न होने की संभावना क्या होगी बेटा? चयनित होने की संभावना 1/3 है तो 2/3 हो जाएगी नहीं चयनित होने की। और ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी? अब्राहम की, एक बटा 5 यानी 4/5, तो दोनों के चयनित नहीं होने की संभावना दो बटा 3 गुणा 4/5, दोनों नहीं हो रहे तो गुणा कर लो 8/15। क्वेश्चन 14 में क्या आया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन 15, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कब? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जाइए, फादर और सन 3 गुनी थी, और बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ओके, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? मुझसे पूछा, अनुपात पूछ रहा है। तो पहले आप देखो, ये रेशियो की फॉर्म में अगर आपके सामने है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास अलग तरीके हैं, जैसे कि इनके बीच में अंतर 20 का है तो यहाँ पे 20 की एक्स फॉर्म में कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट का तरीका क्या होता है? इनका अंतर 2 है तो इनका अंतर भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो इसको आप, तो होगा 4 और ये होगा कितना? 2। तो देखो फादर पहले 3 के थे, फादर अब कितने हैं? 4 के, तो बड़ कितने के? 1 के। और यहाँ पर पहले सन 1 का था, अब कितने का है? 2 का, तो बड़ कितना गया? 1। तो यहाँ पर आप देखो 1 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 साल। 1 यूनिट का मान कितना है बेटा? 20 साल। 1 यूनिट का मान अगर 20 साल है तो बताओ 3 यूनिट का मान कितना होगा? क्योंकि फादर की और दोनों की वर्तमान अनुपात पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का मान निकालो तो 60 साल। तो ये दोनों आ गए। अब देखो मुझसे बोला है वर्तमान में, अब जो आदमी पहले वर्तमान में, फादर पहले 60 के थे और वर्तमान में कितने हो गए? 70 साल के हो गए। और सन की बात करें, सन पहले 30 का था और 20 का था, 20 और 10 30 हो गया, तो अनुपात कितना आ गया? 7:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई देखो यहाँ पर आप देखो कि फादर पहले 3 के था, अब कितने को? 4, 1 यूनिट बढ़ गई है। और सन की बात करें, पहले 1 था, अब कितने का हो गया? 2, 1 यूनिट बढ़ गई है। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 20 साल। तो आपको बोल रहा है कि 3 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का मान 20 साल है, तो 3 यूनिट का मान फादर कितने के थे? 60 साल के थे। उसका मतलब है 10 साल पहले पिताजी 60 साल के थे और बेटा यहाँ पर 20 साल का था। तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में दोनों 10-10 साल बेटा मेरे बच्चों बढ़ गए हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 7:3, 70-30 का अनुपात। कॉफ़ी और चाय की कीमतों का अनुपात 3:4 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात क्या है बेटा? 4:7। व्यय का अनुपात पूछ रहा है। कितना सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये 3 रुपये की चाय है और ये 4 रुपये की कॉफ़ी, 3 रुपये की कॉफ़ी, 4 रुपये की चाय है, और उपभोग करने की मात्रा कितनी? 4:7 है। तो ये लो, 4 तिया 12 हमारे पास ये हो गया, और 28 हमारे पास ये हो गया, जिसको सिंपल वे में लिखेंगे हम वापस से काट के 3:7। 16 में क्या आया बेटा? ए इसका राइट आंसर है। 17, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है।
प्रिज्म प्रिज्म समझते हैं आप लोग? तो प्रिज्म का जो अगर हम बात करें तो हम प्रिज्म को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिज्म का जो आधार है बेटा एक समबाहु त्रिभुज के रूप में आधार आपको दिया गया है। प्रिज्म हमेशा जैसा बॉटम होता है वैसे टॉप होता है। तो नीचे समकोण समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। पार्श्व क्षेत्र सतह का क्षेत्र कितना है? 120 है। तो पार्श्व क्षेत्र अगर आप देखोगे तो पार्श्व क्षेत्र कितने हैं? 3। आपको पता होना चाहिए पार्श्व क्षेत्र एक आयताकार फॉर्म होती है और 3 आयत बनेंगे तो तीनों का क्षेत्रफल 120 है। तो एक का कितना हो जाएगा? 120/3 यानी 40 हो जाएगा। 3 कर दूं 40 हो जाएगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या कि इसका जो बॉटम है वो कितना है? वो है अपने पास 4। तो इसकी हाइट आप निकाल लीजिए तो इसकी हाइट आएगी 40/4 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मुझे आयतन पूछ रहा है तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है पता है आपको? वॉल्यूम होता है प्रिज्म का सबसे बढ़िया आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? समकोण त्रिभुज √3/4 a² 4×4 और इंटू उसकी ऊंचाई सबसे बढ़िया। बस और कुछ नहीं करना आपको। तो 40√3 खत्म काम, यानी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। एक्चुअली प्रिज्म आप देखोगे तो नीचे समकोण, भाई नीचे आप देखोगे तो ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये पीछे जो इससे मिलेगा। तो फ्रंट में ये हमारे पास ये एरिया है, इसका मैंने बना लिया है सामने। इसका एरिया आपके पास है कितना? 40। ठीक है, अगर आप देखोगे आधार 4 है तो ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई 10 आ जाएगी हमारे पास। और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या जो दे रखा है मतलब हाइट चाहिए, क्योंकि जिसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कोई भी आकृति का वॉल्यूम होता है वो इस तरह से निकल के आ जाता है 17वें में। क्रिकेट मैच के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार। इसकी डेटा की माध्यिका की गणना करें। माध्यिका मीडियन आपसे पूछ रहा है। क्या करोगे? सबसे पहले ऑर्डर में जमाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे? ऑर्डर में जमाओगे। जमाओ, 1 काटते जाओ। 1 के बाद 7 बड़ा नंबर है, 7 के बाद 9, 9 के बाद बोलोगे तो 11। ठीक है, 11 के बाद 16 अपने पास 3 है, 1 2 और 3, 16 16 और 16। अगर दिमाग में पता है कैलकुलेशन का तो आप इसका आंसर यही टिक कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 11 है। तो 11 का मतलब 6वें स्थान पर जो होगी वो माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5 6 यानी 16 इसकी माध्यिका पर। पूरा जमा लो आप इसको। 16 आ गया। अब 16 के बाद हमारे पास क्या बचा? अब बचा 51 81 101 और 21। भाई 7 हो गए ना। तो माध्यिका 1 2 3 4 5 6, 5 डेटा यहाँ, 5 डेटा यहाँ। सबसे बीच का जो नंबर होता है माध्यिका कहलाता है। 19 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन ट्रांसलेट हुआ तो गलत हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2500 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज इतना। तो मुझे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को? लैंग्वेज ये है कि 16% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में 2500 का निवेश, 2500 का निवेश ये 4100 किया जाएगा। ठीक है, निवेश 4100 हो जाएगा। %16 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज यहां लिख दो की दर से। ये सेंटेंस है आपका। ठीक है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, गलत लिख दिया, बट इंग्लिश में समझ लो कि 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2500 का निवेश 4100 हो जाएगा। काम खत्म। ओके, चलो अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर 2500 रुपए 4100 हो गए तो बेटा ब्याज कितना बढ़ गया? 1600 रुपए ब्याज बढ़ गया 16% से। तो आपसे पूछ रहा टाइम, तो टाइम 1600 रुपए का ब्याज मिला किस पर? 2500 पर। 2500 पे एक साल में कितना मिलता? 16% गुणा 100 कर लो, काम खत्म। कितने साल में? 4 साल में। तो 19वें क्वेश्चन में क्या है बेटा? ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक राइट सर्कुलर बॉक्स मेजरमेंट आर 1.6 मीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर वाइड, 60 सेंटीमीटर हाइट आपको बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है, चलो ये भी कीजिए। सोप केक्स ऑफ मेजरमेंट 6 5 और 40 mm आर टू बी पैक्ड इन द बॉक्स। ठीक है, सो देयर नो स्पेस इज लेफ्ट, हाउ मेनी केक्स कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स। यानी सीधा सीधा है कि एक बॉक्स के मेजरमेंट आपको दे रखे हैं 1.6,
मीटर लंबा है, 90 सेंटीमीटर चौड़ा है और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, आपको दे रखा है ना। और बोला है 6 सेंटीमीटर 5 और 40 मिलीमीटर के माप के साबुन के केक डब्बे में पैक किए जाने चाहिए ताकि कोई हवा शेष ना बचे, कोई जगह ना बचे। कितने डब्बे, तो नंबर आपको निकालना है तो क्या करोगे, बड़ा आयतन डिवाइडेड बाय छोटा आयतन। तो आप ये ध्यान रखो कि अपने पास देखो नीचे यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, यहाँ अपने पास मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो इसको 160 सेंटीमीटर लिख दूं, 90 सेंटीमीटर लिख दूं और 60 सेंटीमीटर लिख दूं। डिवाइडेड बाय, भाग लगा दो सीधा, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 mm। 40 mm का मतलब जानते हो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 40 का मतलब सीधा 4 सेंटीमीटर लिख दूं उसको मैं, काम खत्म। तो काट लो, कैलकुलेशन है सीधी सीधी। 6 पंजे 30, 30 से कट गया 2 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 80 बार, तो 7200 आ गए। नंबर ऑफ कितने आ गए, 7200, ऑप्शन डी। 21 क्या कह रहा है, बोला 7786 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की राशि बी से क्या अनुपात 3:4, बी का और सी से अनुपात 12:13 है, तो बी के द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो लो, अगर ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ है बेटा कितना, 3:4 मुझे दिया हुआ है, और बी और सी का अनुपात कितना है बेटा, 12:13 है, तो पहले बी को समान करो, तो समान करोगे तो ऊपर क्या चाहो तो देखो, ये 3 से गुणा करो तो जगह 9, 12 और 13, ये एबीसी का अनुपात हो गया बी को समान करने के बाद। बोले बी को कितनी राशि प्राप्त हो रही है, बी को राशि प्राप्त हो रही है 12, टोटल होगा 25 और 9 36 हमारे पास हो गया, 25 और 9 36 नहीं 34 होता है, 7786। 17 से काटो, 17 चौक 68, 68 का तो 9 बचेगा, 95, 17 5 85, 17 8 136, फिर 2 से काट लो इसको, 2 2 9, अब गुणा कर लो फाइनली, 12 नाम 108, कैरी 10, 24 और 10 34, कैरी 3, 24 और 3 27, 27 और 48, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल कैलकुलेशन आपको सरल तरीके से करनी है, आसान भाषा में करनी है और बिल्कुल इजी वे में। एक आदमी ने 2 अलग अलग अवलोकन बिंदु पी और क्यू से क्रमशः 60 और 30 के उन्नयन कोण पर एक बिजली के खंभे के शीर्ष का अवलोकन किया और पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई याद करो। पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है बस, अब ध्यान रखो, एक खंभा है, उसने 2 बिंदुओं से अवलोकन किया, एक से 60 डिग्री पर और दूसरे से 30 डिग्री पर अवलोकन किया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है वैल्यूज़ का, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भैया ये √3 है तो एक होगा 60 डिग्री के हिसाब से, और ये हमारे पास बिंदु पी और क्यू है हमारे पास, जिनकी दूरी आपको कितनी दी गई है, 10 मीटर आपको दी गई है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। मेरी बात सुनना जरा, ये √3 है, ये 1 है, तो ये √3 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा हो जाएगा 3। क्यों, मैं ऊपर डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। 60 डिग्री पर होता है बेटा, ये होता है √3, ये 1, और 30 डिग्री में उल्टा होता है, 30 डिग्री में ये होता है 1 और ये होता है √3। तो हाइट दोनों की सेम करी, तो इसको √3 से गुणा किया तो √3 और ये 3 हो जाएगा, तो √3 और ये पूरा 3 हो जाएगा हमारे पास, और ये √3 है, ये 1 है, तो ये बेटा ये अगर 1 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2, तो 2 का मान 10 मीटर आपको दिया गया, तो 2 यूनिट 10 मीटर आपको दिया गया है। मुझसे पूछा खंबे की ऊंचाई याद करनी है, खंबे की ऊंचाई हाइट ऑफ द पोल, जिसको अपन ने √3 मान माना, तो 1 का मान क्या हो गया, 1 यूनिट का मान अपने पास 5 मीटर, √3 का मान 5 गुणा √3, तो ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर क्या आया बेटा, ए इसका सही जवाब हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला है 23, बोल रहा है ए बी को 33% लाभ पर घड़ी बेचता है, बी सी को 20% लाभ हानि पर सी को बेचता है, सी इसको इतना भुगतान करता है, तो ए का लागत मूल्य है। अब यार ए से स्टार्ट करना है, वैसे ए से बी पर, बी से सी पर जाना है आपको। तो देखो सबसे पहले अगर माने सीपी शुरुआत का सीपी था,
पहले 33 लाभ पर तो 133/100 लिख दो सीधा, फिर 20% हानि यानी 80/100, अगला और फाइनली 532 रुपये में। 4/5 रख दो इसको, बस ये काटोगे इसको कितनी बार कटेगा, 4 बार, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा सीपी। तो इसमें में क्या है, ए इसका राइट आंसर है बिल्कुल। 24, पिता और पुत्र की आयु का योग 52 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। कब? आफ्टर 4 ईयर्स। चलो अगर मैं पूछूं 4 वर्ष बाद योग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 52 तो अभी है, 4 साल पिता का 4 साल पुत्र का बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। और जबकि 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद पिता के पुत्र की आयु 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है 4:1। ओके, तो यहां पर आप बोल रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहां पर पुत्र की आयु निकालूंगा तो 1/5 गुणा 60 यानी 12 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 12 वर्ष, 4 वर्ष बाद है 12 वर्ष, तो इसका मतलब प्रेजेंट में कितनी होगी, तो वर्तमान आयु निकालो, 8 साल हो जाएगी। ऑप्शन में 12 भी है, ध्यान रखना, क्योंकि 4 साल पीछे ले आओ, जब 4 साल बाद 12 का होगा तो आज तो 8 का ही है। 25 सिंप्लीफिकेशन करना है, और भाई 2 क्यूब रूट फिर क्यूब, थोड़ा सा ध्यान से करना। इसका 7 है, ऊपर क्यूब रूट है और फिर क्यूब भी है, तो केवल 7 रहेगा बाहर। ये 6 आएगा, पर 6 का क्यूब रूट और फिर क्यूब 6, 6 7 42, काम खत्म। 26, एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों कोणों का योग, मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा छोटा कोण मुझसे पूछ रहा है। तो अगर हम तीनों कोणों का माप की बात करें तो 3 है, 7 है और टोटल 10 है। यदि इन दोनों कोणों के योग का, मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कोण 3 बटा टोटल कितना हुआ 20 गुणा 180। 26 में आया ए। कितना इजी पेपर था, मतलब मुझे लगा नहीं कोई ज़्यादा कुछ खास है इसमें। यहाँ वो जोड़ना है, ये आपको पता है 625 का रूट कितना होता है 25, ये होगा 2.5, 25/10 आएगा 2.5। यहाँ अगर आप करोगे तो ये आएगा 25/100 यानी 0.25। यहाँ पर आएगा देखो 625 का रूट 25, 25/1000 तो 0.025। तो जोड़ोगे तो 5 का 5 लास्ट में आ गया, 5 और 2 7 हमारे पास आ गया, ये भी फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। और 25 और 27, 27.775। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 27वें का। 28 क्या कह रहा है, एक चुनाव में 90% वोट पाने वाला 800 वोटों के अंतर को, नहीं, 90% वोट पाने वाला उम्मीदवार 800 वोटों के अंतर से चुना गया, कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात करो। ये बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल 100 है, एक को मिला 90%, दूसरे को मिला 10%, डिफरेंस विल बी 80%, जिसका वैल्यूएशन कितना है 800 टोटल पूछ रहा है। 80% 800 है तो 100% बराबर क्या होगा, एक 1000 वोट। ऑप्शन सी 2800 में। 29वां, 2 वर्षों में 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए 2 वर्षों में 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% और दूसरे वर्ष के लिए 2% है तो होगा। 6000 पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है मुझसे। टेक द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6000 इन 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर विल बी। चलिए पहले तो 2.5% को सिंपल लिखो। 2.5% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/40,
इसका मतलब 40 रुपये अगर मूलधन होगा तो मिश्रधन होगा 41 रुपये। अगला है 2%, इसका मतलब 1/50, यानी 50 रुपये अगर मूलधन होगा तो मिश्रधन होगा 51 रुपये। तो इसको सिंपल करोगे तो बेटा अगर हम देखें तो गुणा करो 2000 और यहाँ गुणा करोगे तो 1 4 और 5 9, 2091। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन मिश्रधन का अनुपात हो गया। ये क्या आ गया बेटा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। कैसे आया भाई, 40 रुपये ब्याज, 40 रुपये मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, 41 रुपये पहले साल के लिए हो जाएगा। अगले साल में 50 से क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो 2000 रुपये मूलधन होता है, तो ये 2091 हो जाता है। तो ब्याज कितना बनता है, ब्याज बनता है 91 रुपये। तो यहाँ पर देखो 2000 का मान किसके बराबर है, 6000 के। तो मुझसे CI पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पर 6000 जो है वास्तव में 2000 के बराबर है और 91 का मान पूछ रहा है। तो 3 से गुणा करो, 9 27, 273, ऑप्शन ए। तो 29 में क्या है बेटा, ए इसका राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा बचता है और वो भी देखते हैं। 62 से 92 के बीच आने वाले अभाज्य रिजर्व का मान्यता प्राप्त करना। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। द फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 69 to 92 आपसे पूछ रहा है, यानी इनके बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं की क्या है क्वेश्चन, समझ गए आप। क्वेश्चन है कि 69-92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, निकाल लें। हाँ भाई, 69 के बाद 69 खुद वैसे नहीं है, 70 नहीं है, 71 होगा हमारा, 73 होगा, 77 या 79, 79 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 81 नहीं होता, 83 होता है, 87 नहीं होता, 89 होता सीधा, और 92 डिवाइडेड बाय 5। चलिए सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब चलो जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 3 16 और 9 25, कैरी 2, 14 और 2 16 और 7 23, 23 और 16, 23 और 16 39, 5 7 35, 5 9 45, 79। ठीक है, तो क्या है, 79 इसका राइट आंसर हो गया। तो 30वां क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूरा हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको जो 60 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एक वीडियो में करवा दिए कि किस तरह के आपके प्रश्न आए थे, क्या सॉल्यूशन थे, क्या उनके आंसर किए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब पसंद आएगा मतलब अभी आप देखेंगे जब, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका जो दिमाग में पहले आता है वही करना चाहिए एग्जाम के अंदर। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा लेंदी है, कि ये जो कि सोचने में हमारा समय वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको सॉल्यूशन कराता रहूँगा। अभी जो जैसा पेपर हमारे सामने है, मैं भी CGL के मैंने करवा दिए, CHSL के प्री वाले पेपर से उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको डालूंगा। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी जो वीडियोस आपको मिलेंगे भविष्य में, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो वीडियोस हैं वो सब आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। और मैं इसके अलावा एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा कि आप दोस्तों से शेयर करिए, उनको बताइए कि मैथ्स जो है टिपिकल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, फिर भी आपको कोई, अगर आप कुछ चाहते हैं मुझे कुछ मैसेज करना, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 877800580380, है ना। तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप है अनंत एजुकेशन, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।